साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए टारगेट एमपी एग्जाम्स की त्रिदेव क्लास। जी हाँ, इसमें हम आपको एक ही क्लास में 3 टॉपिक से संबंधित प्रश्न कराएंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा आज का एमपी करंट अफेयर्स, जो कि डेली रहता है। उसके बाद एमपी स्टैटिक जीके, और उसके बाद आज का जो एमपी पीएससी स्पेशल टॉपिक है वो है आपका ई गवर्नेंस। तो आज हम ई गवर्नेंस से संबंधित एक टॉपिक यहाँ पर, जिसके 10 प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करेंगे विस्तार के साथ में। तो आइए चलते हैं आज का थॉट देखते हैं। आज का थॉट क्या है? तो तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, पतवारों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। जी हाँ, अब किसी के भरोसे नहीं रहना है, किसी का इंतजार नहीं करना है, बस अपने मंजिल की ओर बढ़ते चलना है। तो तूफानों से हमको आंख मिलाना है, सैलाबों पर हमें वार करना है, जो हमारी कमजोरियां हैं अब उन पर हमें वार करना है, और किसी के भरोसे नहीं रहना है, तैर कर दरिया पार करना है। आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं आपके आज के पहला सेशन जो है वो है एमपी करंट अफेयर्स का। तो एमपी करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 20 जनवरी 2021 को रोजगार उत्सव का आयोजन कहां पर किया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। अभी हाल का ही ये प्रश्न है, आइए देखते हैं। तो मिंटो हॉल भोपाल में यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ पर ये उत्सव का प्रारंभ किया है, जिसमें रोजगार के बारे में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से रोजगार आगामी दिनों में सृजित होने वाले हैं। तो मिंटो हॉल जो कि भोपाल में स्थित है, आपसे पूछा जा सकता है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, ये भी आपको बता दिया गया है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, 18वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप का आयोजन कहां पर किया गया है, यह आपसे पूछा गया है। तो यह आयोजन भी आपका भोपाल में ही किया गया है, 18वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स फेडरेशन। इससे पहले जो 17वीं हुई थी वो 17वीं तमिलनाडु में हुई थी, और 18वीं जो है वो भोपाल में हो रही है। तो दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। अभी हाल ही में हरदा को शामिल करने के बाद मध्य प्रदेश के कितने जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान संचालित हो रहा है? देखिए यहां पर स्पष्ट रूप से कहा गया हरदा को शामिल करने के बाद। आइए देखते हैं। तो हरदा को जब शामिल कर लिया गया है, उसके बाद अब कुल मिलाकर के 45 जिले जो है मध्य प्रदेश के, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत संचालित होने लगे हैं। तो ध्यान रखिएगा, हरदा को लिया जा रहा है या नहीं। तो प्रश्न में सीधे सीधे बोला है हरदा को शामिल करने के बाद में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 45 जिले यहां पर हो गए हैं जिनमें यह अभियान संचालित हो रहा है। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। इनोवेशन इंडेक्स 2020 में मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या है? तो इनोवेशन इंडेक्स जो है 2020 में यहां पर मध्य प्रदेश की 13वीं रैंकिंग आई है। तो ये बात आपको याद रखना है। इनोवेशन इंडेक्स जो है नीति आयोग के द्वारा यहां पर जारी किया जाता है, और जो प्रारंभ वर्ष है इनोवेशन इंडेक्स का वो 2019 है। और अभी नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है वो कौन है? राजीव कुमार हैं। और सीईओ जो है वो अमिताभ कांत हैं। ये दोनों प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ में जो आपका नीति आयोग है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत बार ये प्रश्न आया है, अभी रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में आया है। तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वो यहाँ पर नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो यहाँ पर नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इतनी सारी जानकारी आपको इनोवेशन इंडेक्स 2020 में दे दी गई है। एक बात और बता दें, इनोवेशन इंडेक्स 2020 में जो केंद्र शासित प्रदेश की सूची है उसमें सबसे पहले स्थान पर जो है दिल्ली आया हुआ है, केंद्र शासित सूची के ऊपर, जहाँ पर हम बात करते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, मुख्यमंत्री द्वारा पंख अभियान का शुभारंभ कब किया जाएगा? तो 24 जनवरी 2021 को पंख अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। अब आपसे पंख की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो देखिए पंख की फुल फॉर्म क्या है। देखो, पी से है प्रोटेक्शन, ए से है अवेयरनेस, एन से है न्यूट्रिशन, के से है नॉलेज, और एच से है हेल्थ एंड हाइजीन। तो आपको याद रखना है कि भारतीय नारियों यानी कि जो आपकी मध्य प्रदेश की बालिकाएं हैं उनके लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है पंख अभियान, जिसमें भारतीय और मतलब कि आपकी मध्य प्रदेश की जो बालिकाएं हैं उनको प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज और हेल्थ आदि चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए पंख अभियान की शुरुआत जो है 24 जनवरी 2021 से यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के द्वारा की गई है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा पंख का, एक बार रिवाइज करके आप लिख जरूर लीजिएगा। पंख का फुल फॉर्म क्या है? PANKH, प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज और हेल्थ। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर।
तो करंट अफेयर का प्रश्न नंबर 6 है, मध्य प्रदेश के किस जिले की भारतीय वायुसेना पायलट अवनी चतुर्वेदी को नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है रीवा, यानी रीवा की रहने वाली हैं अवनी चतुर्वेदी, जिन्हें अभी हाल ही में नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब आपको हम नारी शक्ति सम्मान के बारे में बताते हैं। तो नारी शक्ति सम्मान जो है वर्ष 1999 से प्रारंभ हुआ है। जो विजय होता है इसमें, जिसको ये सम्मान दिया जाता है, उसको 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो अभी हाल ही में जो 8 मार्च को महिला दिवस मनाया गया, उस अवसर पर यहाँ पर माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा यहाँ पर अवनी चतुर्वेदी जी को नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया, 3 लाख रुपए दिया गया है। और ये सम्मान किसकी ओर, किस मंत्रालय की ओर से दिया जा सकता है, तो आपको पूछा जा सकता है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से दिया जाता है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो मेनका गांधी जो है वो वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। इतनी सारी जानकारी आपको मिल गई। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्मित कौन सी फिल्म को एनएफडीसी के विशेष उल्लेखनीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। अब आपसे यहाँ पर एनएफडीसी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कौन सी वह फिल्म है जिसे एनएफडीसी से सम्मानित किया गया है। तो हम कर सकते हैं, मध्य प्रदेश शासन द्वारा यहाँ पर एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है, हम कर सकते हैं। इस फिल्म को एनएफडीसी द्वारा विशेष उल्लेखनीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब एनएफडीसी की फुल फॉर्म देख लीजिए, तो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एक बार फिर ध्यान दीजिए, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो एनएफडीसी का जो है फुल फॉर्म होता है। इसकी अध्यक्ष जो वर्तमान में है वो नीना लाल गुप्ता जो है आपकी एनएफडीसी की वर्तमान अध्यक्ष हैं। और ये जानकारी आपसे पूछी जा सकती है आगामी जो परीक्षाएं आपकी आने वाली हैं, और स्पेशली एमपीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एनएफडीसी का फुल फॉर्म भी, और एनएफडीसी की जो अध्यक्ष हैं नीना लाल गुप्ता भी। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 है, कायाकल्प अवार्ड 2019-20 में मध्य प्रदेश के किस जिला अस्पताल को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो मतलब कि जिला अस्पतालों में अच्छे कार्यभार, कैसा अच्छा कार्य चल रहा है, वहाँ की गुणवत्ताएं क्या है, इनके बारे में बताने के लिए और इनके बारे में यहाँ पर जांच करने के बाद में यहाँ पर निर्णय लिया गया है कि जो कायाकल्प अवार्ड है वो सिवनी जिला अस्पताल को दिया गया है। प्रथम स्थान पर सिवनी जिला अस्पताल रहा है, और दूसरे स्थान पर जो है वो भिंड जिला का जो है चिकित्सालय रहा है। तो भिंड ने भी यहाँ अपना नाम किया है, और दूसरे स्थान पर भिंड चिकित्सालय रहा है। अब देखिए, जो यहाँ पर सिवनी अस्पताल है पहले स्थान पर रहा है, उसे 40 लाख रुपए की राशि यहाँ पर दी जाएगी कायाकल्प अवार्ड के तहत। वहीं दूसरे स्थान पर जो भिंड चिकित्सालय रहा है उसे 10 लाख रुपए की राशि यहाँ पर दी जाएगी। तो जो चिकित्सालय होते हैं उनमें सुविधाओं के आधार पर यहाँ पर कायाकल्प अवार्ड दिया जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। हर एक प्रश्न की आपको डिटेल में जानकारी इसीलिए दी जा रही है कि कोई भी प्रश्न कहीं से भी घुमा करके आ जाए, आप उसका आंसर देना है, क्योंकि इस बार टारगेट हमारा है कि एमपी के कोई भी एग्जाम्स हो फतह करना है। इसीलिए ये फतह बैच स्टार्ट किया गया है। ये सारी जो वीडियो बन रही हैं, यहाँ पर प्लेलिस्ट एक बनी हुई है एमपी फतह एग्जाम, उस प्लेलिस्ट में जाएंगी तो जा करके वो प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में सोलर कुक स्टोव प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है? यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सोलर कुक स्टोव प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो बैतूल जिले में यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है, और किसने किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो है वर्तमान में पेट्रोलियम मंत्री हैं, भारत सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय संभाल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा यहाँ पर यह लोकार्पण किया गया है। तो याद रखिएगा, बैतूल जिले में यह लोकार्पण किया गया है, और धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि पेट्रोलियम मंत्रालय संभाल रहे हैं उनके द्वारा यह लोकार्पण किया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह आपके लिए। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन के लिए। तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये प्रश्न तो आपके एग्जाम में छपना ही छपना है, इसको बिल्कुल लिख लीजिए। ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में छपेगा। चलिए, ये आपके 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए, जिनको हमने आपको डिटेल में हर एक प्रश्न की जानकारी दे दी। अब चलते हैं एमपी स्टैटिक जीके की ओर, क्योंकि एमपी स्टैटिक जीके इस बार भर भर के आने वाली है आपके एमपीपीएससी के भी एग्जाम में और एमपी पुलिस के भी एग्जाम में। चलिए चलते हैं एमपी स्टैटिक जीके प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो मध्य प्रदेश का प्रथम यूनानी चिकित्सालय महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बुरहानपुर में प्रथम मध्य प्रदेश का प्रथम यूनानी चिकित्सालय महाविद्यालय स्थित है बुरहानपुर में। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। तो सर्वाधिक महाविद्यालय किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं? तो जो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है कहाँ पर स्थित है? तो सागर में स्थित है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सर्वाधिक महाविद्यालय जो है वो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं।
चलिए प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। रूप सिंह गोल्ड हॉकी कप का आयोजन किस शहर में होता है? इसका आंसर है ग्वालियर, और ग्वालियर में ही आपका रूप सिंह स्टेडियम स्थित है। इस बार एमपीपीएससी ने यह प्रश्न पूछ लिया था, रूप सिंह स्टेडियम किससे संबंधित है? तो रूप सिंह स्टेडियम जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। हालांकि दादा रूप सिंह जो हैं वो हॉकी से संबंधित हैं, और रूप सिंह गोल्ड हॉकी कप जो है उसका आयोजन भी कहाँ पर? ग्वालियर में ही किया जाता है, हॉकी स्टेडियम में। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपका कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है वो क्रिकेट से ही संबंधित है। बहुत से लोग यहाँ पर गलत करके आ गए हैं इस प्रश्न को। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, उषा राजे होलकर स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो इंदौर में स्थित है उषा राजे होलकर स्टेडियम। हमने आपको कल भी बताया था एक ट्रिक कि जहां पर भी आपको होलकर लगा मिल जाए तो 95% चांसेस होते हैं कि वो कहां पर? इंदौर से ही संबंधित है। ठीक है, जहां पर आपको सिंधिया लगा मिल जाए तो 95% चांसेस होते हैं शिवपुरी या फिर ग्वालियर से संबंधित है। तो याद रखिएगा इस बात को। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। विदेश में शतक जमाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो कैप्टन मुश्ताक अली जो है वो विदेश में शतक जमाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, और वो कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। इसलिए आपसे बहुत महत्वपूर्ण है ये स्टैटिक जीके का प्रश्न कि कैप्टन मुश्ताक अली किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है और मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, और विदेश में शतक जमाने वाले पहले भारतीय हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है? तो जाल गोदरेज जो कि टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, उन्हें मध्य प्रदेश के इस खिलाड़ी को जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है। तो जाल गोदरेज किससे संबंधित हैं? टेबल टेनिस से संबंधित हैं, और खिलाड़ियों के उपनाम जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। चलिए प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश के किस शहर में सर्वप्रथम भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो भारत में 1942 में स्टार्ट हो गया था। महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया था, करो या मरो का नारा भी दिया था, और ये नारा जो है अभी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में विदिशा, जिसे भूतकाल में जो है आपके द्वारा मतलब कि यहाँ पर इतिहासकारों के द्वारा बेसनगर की भी संज्ञा दी गई है। बेसनगर जो है विदिशा का ही पुराना नाम है, और गरुड़ स्तंभ जो है वो आपका बेसनगर विदिशा में मतलब स्थापित है। किसने स्थापित कराया था? तो हेलियोडोरस ने स्थापित कराया था। एक ही प्रश्न में हमने आपको 3 से 4 जानकारी दे दी। तो मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 विवाद के लिए प्रसिद्ध रहा है। त्रिपुरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जबलपुर जिले में स्थित है त्रिपुरी। और इसमें विवाद क्या रहा था? तो आपको पता है कांग्रेस का एक अधिवेशन यहाँ पर हुआ था। महात्मा गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को यहाँ पर अपनी तरफ से मैदान में उतारा था, और इधर से सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी वह जो चुनाव हुआ था कांग्रेस का उसको जीत गए थे, अध्यक्ष वाला चुनाव, और महात्मा गांधी जी उनसे खफा हो गए थे। बाद में हालांकि सुभाष चंद्र बोस जी ने यह पद छोड़ करके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली थी। तो ये सारी जानकारी हम आपको पहले भी बता चुके हैं और आगे भी आपको बताते रहेंगे। तो ये जो विवाद हुआ था तो त्रिपुरी में हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिपुरी जो विवाद है वो कहाँ पर, त्रिपुरी स्थान कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर जिले में स्थित है त्रिपुरी, आप याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। तो किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग नरसंहार भी कहा जाता है? तो चरण पादुका नरसंहार जो है उसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग नरसंहार कहते हैं। अब देखिए ये चरण पादुका नरसंहार जहां पर हुआ था तो ये बाग कहां पर स्थित है? तो उर्मिल नदी के तट पर छतरपुर जिले में स्थित है चरण पादुका। ठीक है, तो चरण पादुका बाग में ही चरण पादुका नरसंहार हुआ था। छतरपुर में उर्मिल नदी के तट पर स्थित है। और भारत में कहाँ हुआ था? 13 अप्रैल 1919 के दिन कौन भूलना चाहेगा? कोई भी नहीं भूल सकता। इतना बड़ा नरसंहार हुआ था यहाँ पर पंजाब में जलियांवाला बाग में। 13 अप्रैल 1919 के दिन जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है इसकी जो छानबीन के लिए आपकी हंटर कमेटी का निर्माण हुआ था। ये प्रश्न भी एनटीपीसी में आया हुआ है, इसलिए हमने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 10 है, ग्वालियर में तोमर वंश की नींव किसने डाली थी? तो वीर सिंह जी देव तोमर ने यहाँ पर ग्वालियर में तोमर वंश की नींव डाली थी। तो याद रखिएगा ग्वालियर में तोमर वंश की नींव किसने डाली थी? तो वीर सिंह तोमर ने यहाँ पर ग्वालियर में तोमर वंश की नींव डाली थी। अब देखिए यहाँ पर आपके 10 स्टैटिक जीके के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम चलते हैं ई गवर्नेंस, जो कि स्पेशली फॉर एमपीपीएससी वालों के लिए है। नया टॉपिक यहां पर यूनिट 9 में ऐड किया गया है। तो देखिए एनआईसी एनईटी की फुल फॉर्म क्या है, निक नेट की फुल फॉर्म क्या है, और ई गवर्नेंस के अंतर्गत ज्यादातर आपसे फुल फॉर्म ही पूछे जाएंगे। तो आंसर है इसका नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क जो है 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। तो निक नेट की यह फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। ध्यान रखिएगा सेंटर नेटवर्क है, आपको ऑप्शन में सेंट्रल भी दिया जा सकता है। तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क जो है निक नेट की फुल फॉर्म है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं।
ई गवर्नेंस कितने प्रकार की होती है, यह आपसे पूछा गया है। तो ई गवर्नेंस चार प्रकार की होती है, G2G, G2C, G2B और G2E। और ये चारों चीज़ क्या है, तो हमने इससे पहले ई गवर्नेंस पर एक वीडियो बनाई हुई है। आपको जो है ये जैसे ये वीडियो खत्म होगी तो आपको स्क्रीन पर वो वीडियो भी मिल जाएगी, तो उसको जाकर के एक बार जरूर देख लीजिएगा। डिटेल में हमने आपको G2G, G2C, G2B और G2E के बारे में बताया है। हो सकता है आपसे इनमें से पूछा जा सकता है, बहुत डिटेल में वो वीडियो है, आप जाकर के जरूर देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। तो ई गवर्नेंस में MNP का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर है मिशन मोड प्रोजेक्ट। देखिए MNP जो है आपसे स्पेशली पूछा गया है कि ई गवर्नेंस के अंदर इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना है मिशन मोड प्रोजेक्ट जो है वो ई गवर्नेंस के अंदर MNP का फुल फॉर्म होता है। और वैसे MNP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मिनिमम नेट प्राइस जो है वो MNP का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। लेकिन आपसे यहाँ पर ई गवर्नेंस के अंदर पूछा गया है तो मिशन मोड प्रोजेक्ट जो है वो आपका MNP का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। उमंग ऐप किन सेवाओं को सुलभ बनाता है, तो उमंग ऐप क्या है, तो उमंग एक प्रकार का ऐप है जो गवर्नेंस के ई गवर्नेंस मतलब सरकार के द्वारा चालू किया गया है। किन सुविधाओं को सुलभ बनाता है, तो इनकम टैक्स आपको फाइल करना है, गैस सिलेंडर की बुकिंग करना है, PF फंड इत्यादि लगभग 100 सेवाएं जो है वो उमंग ऐप के अंतर्गत आती हैं। तो उमंग ऐप इन सभी सेवाओं को मतलब कि आपके लिए सुगम और सुलभ बनाता है। भारत सरकार के द्वारा यह ई गवर्नेंस के माध्यम से चालू किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। तो PSP का फुल फॉर्म क्या है, तो पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट जो है वो PSP का फुल फॉर्म है। और ई गवर्नेंस का सबसे ज़्यादा उपयोग जो है वो PSP में ही किया गया है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो सबसे ज़्यादा उपयोग जो ई गवर्नेंस का है वो पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया है। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। तो भारतीय रेलवे द्वारा आरक्षण का कार्य किसे सौंपा गया है, तो बहुत नॉर्मल सा प्रश्न आप सबको पता है, IRCTC को यहाँ पर भारतीय रेलवे द्वारा आरक्षण का कार्य सौंपा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। तो IIoT में पहले आई का अर्थ क्या है, आपसे स्पेशली पूछा जा रहा है पहले आई का अर्थ क्या है, तो पहले आई का अर्थ है यहाँ पर इंडस्ट्रियल। IIoT में पहले आई का अर्थ है इंडस्ट्रियल। फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा IIoT का। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, दूसरे आई का अर्थ बताइए या फिर टी का अर्थ बताइए, तो IIoT में फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। देवांग मेहता ने ई गवर्नेंस को क्या कहा है, तो देवांग मेहता ने ई गवर्नेंस को स्मार्ट गवर्नेंस के नाम से पुकारा है। याद रखिएगा, देवांग मेहता ने ई गवर्नेंस को स्मार्ट गवर्नेंस कहा है। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में ई गवर्नेंस केंद्र की स्थापना कब की गई थी, तो केंद्र सरकार द्वारा जो है कब स्थापना की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो 15 अगस्त 2000 को ई गवर्नेंस केंद्र की स्थापना की गई थी। किस विभाग के अंतर्गत, तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत यहाँ पर ई गवर्नेंस की केंद्र की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 2000 के दिन। चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। तो भारत में आई पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है, तो फैबमार्ट जो कंपनी है वो भारत में आई हुई पहली ई कॉमर्स कंपनी है। याद रखिएगा, हालांकि ये कंपनी कुछ दिनों बाद बंद हो गई थी, लेकिन फैबमार्ट ऐसी पहली कंपनी है जो भारत में आई थी, ई कॉमर्स की यह पहली कंपनी है। और ई कॉमर्स का याद रखिएगा, ई का अर्थ क्या होता है, हमेशा हमने आपको बताया ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की कौन सी कंपनी थी, तो फैबमार्ट जो है वो पहली ऐसी कंपनी थी। अब देखिए, हम रोज शाम को 4:30 बजे आपसे कम्युनिटी पोल में एक प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर आपको देना होता है। तो जो भी यहाँ पर आंसर देता है उनका नाम हम यहाँ पर वीडियो में लास्ट में बाकायदा स्क्रीनशॉट के साथ में लेते हैं। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस सिख गुरु को यहाँ पर हिंद की चादर कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, अभी आया हुआ है एग्जाम्स में, 2 एग्जाम्स में यहाँ पर कवर किया गया है। UPPCS ने भी कवर किया था और फिर से यहाँ पर NTPC में भी अभी परसों के दिन ही आया है। तो हमको समझ में आया बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसको कम्युनिटी पोल में जरूर पूछना चाहिए, अपने साथियों अपने मित्रों को इसके बारे में जानकारी जरूर देना चाहिए। तो गुरु तेग बहादुर जो हैं उनको यहाँ पर हिंद की चादर भी कहा जाता है, 9वें गुरु जो है गुरु तेग बहादुर। चलिए किस किस ने सही आंसर दिया था, तो आइए देखते हैं। तो गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर अथवा भारत की ढाल कहा जाता है, प्रशांत गुप्ता जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। संजय तोमर जी ने यहाँ पर बताया पोरसा किर्रा से कि 20 का गुरु तेग बहादुर बिल्कुल सही आंसर है। राधेश्याम शुक्ला जी की आईडी से अतुल शुक्ला ने यहाँ पर कमेंट किया है गुरु तेग बहादुर जो है बिल्कुल सही आंसर है। और धर्मेंद्र गुर्जर जी ने यहाँ पर बिल्कुल सही कमेंट किया है, गुरु तेग बहादुर जी बिल्कुल सही आंसर है। तो इन लोगों ने आंसर किया, आप लोगों ने आंसर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि ये विशेष क्लास MP पुलिस और MPPSC और MP के सभी एग्जाम्स के लिए स्टार्ट कर दी गई, जिसमें हम एक ही क्लास में 3 टॉपिक को कवर करते हैं। तो अब देखिए, इसके बाद MPPSC का एक नया टॉपिक अगले जो वीडियो आने वाली है कल, उसमें एक नया टॉपिक से संबंधित प्रश्न होगा और बाकी आपकी MP करंट अफेयर्स और MP स्टैटिक GK भी आती रहेगी। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक जरूर कर दीजिएगा।